अप्रूवल रिकमेंडेशन वेटनरी हेल्थ सर्विसेज से आई थी, बैंक में लोन अप्लाई किया था। वेयर इज दैट प्रोसीजर पार्ट? वेयर इज द प्रोसीजर पार्ट? एज पर कंप्लेंट इट अपीयर्स दैट कि लोन हैड ऑलरेडी बीन सैंक्शन from other bank and it came in this account only for disbursement. No. Other bank is an arrangement. You are not supposed to check entitlement of this. Which one? Entitlement of loanie. No. What I am saying is that amount ये भैंस तो खरीद के लाया नहीं है कभी. Not kindly see. He applied for 8,40,000. ठीक है. Out of which 15,000 is a margin money, 60,000 is a स्वयं की margin money. एंड बैंक से लोन अमाउंट इज 6,30,000. ठीक है. तो आउट ऑफ 8,04,000 ओनली 50% वाज सैंक्शन एंड आउट ऑफ इट इन प्रोपोर्शनेट ही हैड टू डिपॉजिट दिस. आपका कंप्लेनेंट भी बहुत क्लीन इमेज से आया हुआ था. ये कंप्लेंट मतलब ये अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ नहीं है, इनको सब पता है, बहुत होशियार है. वो खुद ही यार अपने कन्वर्सेशन में क्या मॉडिफाइड फ्राइडे February 16, 28, 2018 22/128. तो जो मेमोरी कार्ड इन्होंने 8:30 बजे शाम को सील कर दिया, तो जो मॉडिफिकेशन फिर रात को 10 बजे कैसे आ गया? एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं नहीं बता सकता है कैसे आया. एंड दिस इज द corroborating piece of evidence that trial could believe. So obviously this memory card was tempered. And there is no evidence. There is no voice sample of the accused available. There is no voice sample of the complainant available. So there is no analysis. And the time at which this memory card was seized, that is 16/2/2018 at 20:30 hours. The transcript was not made on that day. IUS was not Basant Srivastava, 11/9. I'll just read his cross-examination. And he seemed not para 46. ट्रैप की कार्रवाई लगभग 3 बजे दोपहर को समाप्त हुई थी. ट्रैप पंचनामा की कार्रवाई दोपहर 12:30 बजे प्रारंभ की थी. ये सही है कि जो लेन देन के समय ये सर लेन देन की रिकॉर्ड में भी गड़बड़ है और ये पैरा 13(9). दिनांक 17/2/2018 को पंचों के समक्ष मैंने अलमारी से सीलबंद लिफाफा निकालकर वॉइस रिकॉर्डर निकाला था. उसके बाद मैंने वॉइस रिकॉर्डर मैं मेमोरी कार्ड के कंप्यूटर में अटैच करके सुनाया था. सीडियां मेमोरी कार्ड से तैयार की थी. ये सही है कि मेमोरी कार्ड से सीडियां तैयार की गई, इस बात का उल्लेख पंचनामा प्रदेश P 28 में नहीं है. सत्यता वॉइस रिकॉर्डर को मेमोरी कार्ड लगी अवस्था में ही कंप्यूटर से अटैच कर उसमें दर्ज वार्तालाप से सीडियां तैयार की थी. वॉइस रिकॉर्डर में जो मेमोरी कार्ड लगी थी उसे पंचों के समक्ष निकालकर सीलबंद किया था. मैंने सीडी बनाने के पहले मेमोरी कार्ड की प्रॉपर्टी चेक की थी. प्रॉपर्टी की विशिष्टियों का उल्लेख किसी पंचनामे में नहीं किया है. मैं नहीं बता सकता कि आर्टिकल A1 की मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्तालाप की मॉडिफाइड डेट 16/10/2018 के समय 22:01 पर है. सत्यकार यदि वॉइस रिकॉर्डर में समय दिनांक सेट होगा उसी अनुसार उससे रिकॉर्डेड वार्तालाप में मॉडिफाइंग दिनांक का समय उसी अनुसार आएगा. मैंने जो ऊपर मेमोरी कार्ड की विशिष्टियां चेक करने का बताया है उसमें समय एवं दिनांक की कोई त्रुटि नहीं थी. कोई त्रुटि थी इस बात का कोई उल्लेख किसी पंचनामे में नहीं किया है. सत्यकार मैंने विशिष्टियों में केवल फाइल फोल्डर आवाज को चेक किया. प्रश्न आपने ऊपर जवाब में बताया था कि मेमोरी कार्ड की विशिष्टियां चेक की थी, फिर यह बताया कि फाइल फोल्डर आवाज चेक की थी. इस आधार पर मेरा कहना है कि फाइल फोल्डर आवाज चेक करने के लिए प्रॉपर्टी चेक नहीं की जाती है और प्रॉपर्टी चेक करने से उसमें क्रिएटिंग मॉडिफाइड डेट आती है. उत्तर मैंने वॉइस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में फोल्डर एवं फाइल और उसकी आवाज सेव आदि चेक किया था. विशिष्टियां चेक करने का आचरण मेरा इसी से है. यह कहना गलत है कि दिनांक 16/2/18 को शाम 5:10 के पूर्व की आवेदक एवं अनावेदक की कोई वार्तालाप न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की.
So not only there is no evidence that the voices in the memory card are of the appellant, the memory card has obviously been tampered with. And there is no explanation how something which was sealed and sealed. But that seal was removed by the court in that in para 7 लिफाफा आर्टिकल ए, जिसमें ए से आपको मेरे हस्ताक्षर, उसमें मेमोरी कार्ड आर्टिकल A1 है, उसके ऊपर लिखा कि सील कोर्ट में खोली गई थी इसकी। तो नहीं, ये सील तो फिर उन्होंने बाद में ट्रांसफर बना के फिर सील कर दी ना उसको। वो तो उसी समय हुआ था। That was done at the time of नहीं, उसके बाद preparing transcript. That was done at that time and it was sealed. उसके बाद में फिर सील कर दी गई। A transcript was done not on that day but on the other day, next day. Please come to para 35 of this PW3. Yes. This is again talking about this same memory card. No, but this is the other memory card. ये तो डिमांड के टाइम पे रिकॉर्डिंग बताते हैं, फिर ये कहते हैं कि जब रिश्वत देने गया, तब अभी जो को-एक्यूज के साथ उनकी बात हुई थी, now that memory card also not stampered. उसमें भी modified date आ रही है। उसमें modified date, modified है और 2 दिन बाद की date. Then I will take assistance of my IT expert for that, how this date is coming. No, what is important? Without opening a memory card, if any date is showing, what is the technical? The ingenuity of the police department. No, nobody. This High Court has its own IT department. We can take assistance from. But for this one, there is no other evidence. And there is, till 16th. How the trial court has dealt this? The trial court says that is the evidence of the complainant stands is enough to prove the guilt of the. Tempered means to what extent it was tempered? Entire conversation can't be replaced by another conversation. We don't know. No, we don't know. Why temper it? If you are relying on it, why temper it with it? Now they send a shadow witness, but the shadow witness doesn't go inside. And look, kindly see, it is admitted by the prosecution. There are number of types of tampering. Suppose that particular line demanding is not audible, or voice is not clear, or some there is no evidence that outside sounds are. There is no evidence that this voice is mine. Did you agree for grant of your voice sample? I did not agree with the kind of tampering that they done. They could have made an application to the court. The court would have directed me to give my voice sample. The complainant's voice also has not been sample has been taken. But the complainant says my voice sample was taken, but there is no evidence regarding that. And what about trap? But what about trap? Trap. The recovery is from the co-accused. Co-accused. Demand by you and acceptance by co-accused. Who has been discharged. Our charge is 120B also. I have been acquitted of 120. So when you are the sole accused now, then the question of 120B doesn't arise then. No, but the question is the recovery is from not me. And that part of the evidence that at my instance the co-accused took money is also stands disbelief with the trial court. Now, but kindly see the loan for which the demand is allegedly made. The loan came into the account of the bank because the loan was not to come from the lead bank, Central Bank Bhopal. Now, Central Bank Bhopal sends the money to Union Bank, and then the loan has to be disbursed or the subsidy is to be given. But before that, he has to pay his margin money. The margin money has not been paid. And the loan arrived in the accounts of the bank on 17. The demand is said to be for a month before 17th. वो कहता महीने भर पहले से मेरे से डिमांड की जा रही थी, फिर 16/2 को मैंने जाके कंप्लेन करी, उसके बीच में मैंने कभी किसी को शिकायत नहीं करी. And he had an extra plan against me. आज 10 भैंसों के लिए इन्होंने लोन मांगा था, और ये चाहिए क्यों था इनको, मैं उसका बयान करके बताता हूँ कि जो अनुदान की राशि है उससे उसको घर बनाना था अपना, वो लोन भी नहीं है. पर काइंडली सी
This Union Bank was a nodal bank for that scheme. That Union Bank was a nodal bank. Nodal bank was central bank. Union Bank was the one who had to disburse the loan. Whether he had no option but to take a loan from you. No, but That's why there was no reason to block 25,000 rupees for this trap purpose without any previous enmity with you or No, there is no false. well, the enmity is that first of all, the loan is asked for 10 buffaloes, which is cut down to 5. So the loan amount also goes by half. The subsidy amount also goes by half. And what does he want this subsidy for? Kindly see, Milord. PW3. I'm reading. And he's aware as to how much he's getting. Can you see para 39? Para 38 only. Yes. विद्यासागर योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सालय में मेरे पिताजी ने 10 भैंसों को क्रय करने के लिए आवेदन दिया था। पशु चिकित्सालय के द्वारा 5 भैंसें क्रय करने के लिए संबंध में आवेदन स्वीकार किया गया। यह सही है कि पशु चिकित्सालय के द्वारा 10 भैंसें क्रय करने के संबंध में प्रकरण बनाकर बैंक को भेजा था। यह सही है कि बैंक वालों के द्वारा 10 भैंसें क्रय करने का ऋण स्वीकार न करते हुए केवल 5 भैंसें क्रय करने का ऋण स्वीकार किया गया था। यह सही है कि बैंक वालों ने 10 भैंसों का ऋण स्वीकार न करते हुए केवल 5 भैंसों का ऋण स्वीकार करने का पत्र पशु चिकित्सालय को भेजा था। पशु चिकित्सालय के द्वारा 5 भैंसों के लिए ऋण विद्यासागर योजना के अंतर्गत स्वीकार किया था। साक्षी को प्रदर्श की 14 दैट इज द लोन एप्लीकेशन पर साक्षी का दिखाना के पूछने साक्षी का कहना है कि यही आवेदन पत्र पशु चिकित्सालय में मेरे पिता ने दिया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मार्जिन मनी क्या होती है। प्रदेश पी 14 का फॉर्म पिताजी की ओर से मैंने भर कर दिया था। प्रदेश पी 14 के ए से भाग में मध्य मार्जिन मनी सहायता 1.5 लाख रुपए एवं स्वयं की मार्जिन मनी 60,000 रुपए अंकित है। उक्त मार्जिन मनी 10 भैंसों के संबंध में थी। ये सही है कि 5 भैंसों के संबंध में उस मार्जिन मनी आधी हो जाएगी। ये सही है कि 5 भैंसों के लिए 4,25,000 का ऋण स्वीकृत किए जाने के पत्र प्रदेश पी 19 है जिसकी प्रति मेरे पिताजी ने प्राप्त की थी। ये सही है कि बैंक के द्वारा प्रदेश पी 19 की सूचना 10/1/18 को मेरे पिताजी को भेजी गई थी। पैरा 43 बड़ो मेरी बैंक मैनेजर से बारे में बातचीत हुई थी कि लोन लेने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बैंक वालों ने मुझसे बोला था कि 50% पैसा शुरू में मिलेगा, शेष पैसा दूसरी किस्त में मिलेगा। बैंक मैनेजर ने मुझे बताया था कि अन्य राज्यों से पशु खरीद कर लाने होंगे। मैंने मैनेजर साहब को इस बात की जानकारी दी थी कि मैं दूसरे राज्य से पशु खरीदूंगा। मैंने बैंक वालों को स्वयं खरीद कर लाया था, इसकी रसीद दी थी। मैंने जो भैंसें खरीदी थी उसकी खरीद रसीद लेकर आया था जो मैंने बैंक में मैनेजर साहब को दी थी। मेरी बैंक वालों से बातचीत हुई थी भैंस जो क्रय की जाएगी उसकी राशि विक्रेता को ड्राफ्ट द्वारा दी जाएगी। मैंने बैंक वालों को विक्रेता का नाम लिखकर दिया था। सतह का विक्रेता चंद्रपाल था, उसकी पासबुक थी। साक्षी को प्रदर्शित की 37 इसकी लोन फाइल से मैं प्रश्न क्रमांक 9 लगाया 13 दिखाकर पूछा गया। साक्षी का कहना है कि मेरे द्वारा जो भैंस खरीदी थी उसकी रसीद पेश की थी। इन प्रस्तुत रसीदों में विक्रेता और क्रेता का नाम नहीं है और न ही पशु के विवरण का उल्लेख है। यह सही है कि उक्त रसीदों को देखकर कोई नहीं बता सकता कि भैंस क्रय करने के भुगतान की रसीदें हैं। ये सही है कि विक्रेता को ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान होने की जानकारी बैंक के द्वारा दी गई थी। सत्य कहा बैंक वालों ने कहा था विक्रेता बाहर का राशि लेकर बिना भैंस दिए भाग सकता है, जिसमें तुम मिलने वाले के खाते में पैसे डलवा दो और भैंसा प्राप्त होने पर विक्रेता को भुगतान कर देना। मैंने जिससे भैंस क्रय की थी उस विक्रेता का नाम मुझे याद नहीं। मैंने विक्रेता के संबंध में उपरोक्त रसीदों के संबंध में अन्य कोई दस्तावेज बैंक में नहीं दिए। मैंने भैंसें महिपाल से नहीं खरीदी थी। मैंने जिस हाट से भैंसें खरीदी थी महिपाल उस हाट बाजार का सचिव था। इस नाते उस रसीदों में हस्ताक्षर किए थे। जब भैंस खरीदने के बाद हाट बाजार के गेट से निकलते हैं तब भैंस खरीदने के प्रमाण स्वरूप रसीद दी जाती है। ये कहना गलत है कि मेरे द्वारा कोई भैंसें नहीं खरीदी गई। ये कहना गलत है कि मैं भैंस खरीदने के बाद असत्य बता रहा हूँ। जब मैं बैंक मैनेजर से मिला था तो उस समय मेरे पास भैंस नहीं थी। जब मैं पेमेंट के लिए बैंक मैनेजर से मिला उस समय पास भैंस थी तो देखा खरीद कर लाया था। कोई एविडेंस नहीं है कि ये भैंसें खरीदी इन्होंने। मैंने भैंसें 1/2/2018 को खरीदी थी। मैं हाट से भैंसों को लोडिंग गाड़ी में लेकर आया था। मुझे जानकारी नहीं है कि अन्य राज्य से भैंस खरीद कर लाने पर भैंसों को लोडिंग का बिल लगता है नहीं। सत्य मैंने नहीं लगाया। ये सही है कि भैंस खरीदने के बाद उनका बीमा करना पड़ता है। मैं 5 भैंसें खरीद कर लाया था जिनकी बीमा राशि प्रति भैंस लगभग 5,000 रुपए थी। पेमेंट से पहले भैंसों के बीमा के संबंध में कोई बातचीत नहीं थी। नाउ काइंडली कम टू मिनट पैरा 50। मेरी बैंक मैनेजर से वार्तालाप पहले उनके कक्ष में प्रारंभ हुई, फिर मैं मैनेजर साहब के साथ पास में एक होटल गया था, उसमें गया था, फिर वहां से वापस मैनेजर साहब के कक्ष में आ गए थे। होटल में मैं स्वयं मैनेजर साहब और आरोपी दिलीप हम 3 लोग गए थे। मकान के संबंध में मैनेजर साहब से बात हुई थी। मकान के संबंध में पूछा था। मैंने कहा मेरा मकान बन रहा है। बैंक मैनेजर से मेरी बात हुई थी 1.25 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए शुरू में दिए जाएंगे।
यह बात हुई थी। मैंने मैनेजर साहब से कहा था कि मुझे पूरे 4.25 लाख एक बार में दे दो। मैंने मैनेजर साहब से कहा था कि आप पूरा पैसे दे दो तो मेरा पूरा मकान बन जाता। सो लोन इज फॉर बाइंग कैटल एंड इट इज सॉट टू बी यूज्ड बाय दिस कंप्लेनेंट हु इज नॉट इवन द लोनी, हु इज नॉट इवन अप्लाइड फॉर लोन। मैंने मैनेजर साहब से कहा था कि आप पूरा पैसा दे दो तो मेरा पूरा मकान बन जाता। मेरा यह कहना गलत है कि मैंने बैंक मैनेजर से पर यह दबाव बनाया था कि भैंस के मेरे पहले से है, आप पैसा दे दो मकान बन जाएगा। Of course he'll say that, bro. पैरा 52। Of course he'll say that. इसका प्रोसीजर क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर? In complaint he's saying that the amount has already been credited his account, but bank manager was not permitting to withdraw it. नहीं, तो ये अमाउंट तो 17 तारीख को जमा हुआ है इसका अकाउंट में। नहीं, 1 फरवरी को इसके कंप्लेंट के हिसाब से। नहीं, ये देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है कंप्लेंट में कि मेरा नहीं, ये कहता है में आवेदन किया था, वहां से 4,25,000 रुपए का सब्सिडी सहित लोन स्वीकृत होकर यूनियन बैंक नामाली में पहुंच गया, जिसकी किस्त निकालने हेतु मैनेजर सो एंड सो पैसे की मांग। इसका लोन अकाउंट ही सीज नहीं हुआ है। जिस लोन अकाउंट की बात कर रहे हैं, एंड ही एडमिट्स कि ये जो जिस दिन ट्रैप हुआ था उस दिन पैसा बैंक में आया था। और ये भैंस तो खरीदना 1 फरवरी 2018 को बता रहा है। आपके पास केवल आपके बैंक में डिसबर्समेंट के लिए आया था। Yes. आपका सैंक्शन नहीं किया आपने, यू डिड नॉट सैंक्शन द लोन। No, the recommendation was for 10 buffaloes. The bank approved only 5 buffaloes. Allegation is that only you are not permitting him to withdraw that amount. There is not allegation that for sanction of 10 buffalo or 5 buffalo. No, what I'm saying is this is the allegation. He the loan came in उसकी your bank. नाराजगी मुझसे इसलिए है कि उसको 10 भैंसों का लोन चाहिए था, वो 5 कर दिया गया। You were not supposed to verify the document or entitlement. आपके पास केवल डिसबर्समेंट के लिए आया है। लोन वाज सैंक्शन फ्रॉम समवेयर एल्स। नो, अप्रूवल रिकमेंडेशन वेटनरी हेल्थ सर्विसेज से आई थी। बैंक में लोन अप्लाई किया था। वेयर इज दैट प्रोसीजर पार्ट? वेयर इज द प्रोसीजर पार्ट? एज पर कंप्लेंट इट अपीयर्स दैट कि लोन हैड ऑलरेडी बीन सैंक्शन from other bank and it came in this account only for disbursement. No. Other bank is an arrangement. You were not supposed to check entitlement of this. Which one? Entitlement of loaning. No. What I'm saying is that amount इसका ये भैंस तो खरीद के लाया नहीं है कभी। Not kindly see, ये जो रसीद बता रहे हैं आर्टिकल, ये आप एग्जिबिट P37 देखिए, पेज 9 to 13। Mr. Vyas, what was your powers to sanction loan or release the loan? What is the procedure under this is Vidya Sagar scheme? That scheme is not on record. That scheme is not on record. The loan account is not on record. सीज ही नहीं किया इन्होंने। और ये बोलता है कि पैसा जो है वो लोन का 17 तारीख को आया। I read it again. Can you see para 53? पहली पैरा 53। मुझे भैंस खरीदने के लिए लोन राशि ट्रैप होने के बाद उसी दिन मिल गई थी। ये भैंस खरीदी कब गई? Kindly see P37, that's the loan file, page 9 to 13. And there is suggested to him, मुझे भैंस खरीदने के लिए लोन राशि ट्रैप होने के बाद उसी दिन मिल गई थी। यह राशि मुझे दूसरे के खाते में ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त हुई थी। ड्राफ्ट चंद्रपाल सिंह के नाम से बना था। सही है कि घटना के पूर्व से ही मेरे पिता भाई बलवंत सिंह और फूल सिंह का KCC किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ था, जिससे मेरे पिता भाई वगैरह ने बैंक से ऋण लिया था। भैंस के लिए जो ऋण प्राप्त हुआ था उसके किस्त की राशि 6,000 रुपये मासिक थी। यह सही है कि मैंने भैंस ऋण KCC ऋण की किस्तें बैंक में जमा नहीं की थी। सजा भैंस मर गई थी। ये कहना गलत है कि मेरा उद्देश्य भैंस लेना नहीं था, केवल सब्सिडी राशि प्राप्त करना था। ये कहना गलत है कि पशु चिकित्सालय ने 10 भैंसों के लिए मेरा आवेदन अनुमोदित कर बैंक भेजा था और बैंक में 10 भैंसों के बजाय 5 भैंसों का अनुमोदन किया था। इस कारण बैंक से मेरी नाराजगी थी। तो ही वॉज अ डिफॉल्टर, नॉट ओनली इन दिस कैटल अकाउंट बट द KCC अकाउंट ऑल्सो।
And his father and brothers have never come forward to say that we made any application for loan. It is him alone. And he has admitted कि मुझे पैसा इसलिए चाहिए था कि मैं मकान बना रहा था. Which never happened. ठीक. But PW2 talks a bit about the procedure. It's in the bank. Can you see para 12 PW2? प्रदेश पी 14 के अनुसार रूप सिंह आवेदक ने आचार्य विद्यासागर योजना के अंतर्गत 8 बूरा भैंस एक जर्सी गाय के लिए 8,40,000 रुपए की सहायता मांगी. पशु चिकित्सालय के कार्यालय द्वारा 8,40,000 रुपए की इकाई लागत करदाता जो बैंक को भेजा. प्रदेश पी 19 के अनुसार शाखा प्रबंधक नामली ब्रांच दैट इज एप्लीकेंट ने रूप सिंह को 4,25,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया था. यह कहना सही है कि आवेदक को भैंस खरीदने का कोटेशन बैंक को प्रस्तुत करना होता है और बैंक के द्वारा ड्राफ्ट से भैंस विक्रेता के भुगतान किया जाता है. बाद में कहा मुझे विद्यासागर योजना की पूरी प्रक्रिया नियमों की जानकारी नहीं. ठीक. So the receipts which he shows says were passed for purchase of these buffaloes. Kindly have a look at those receipts now. P37 page 19 to 23. 9 to 30. Yes. और आप रसीद देखें, रसीद नंबर नहीं, दिनांक नहीं, विक्रेता का नाम नहीं, क्रेता का नाम नहीं, क्या खरीदा है उसकी कोई. और ये 1 2 3 4 5 रसीदें हैं which says with the basis with the proof that he had purchased these buffaloes. You sanctioned the loan on 10/1/18 of 4,25,000. Yes. With P19. Yes. It is only not when the appellant refused to give the subsidy amount and a single payment. So he was enraged by the fact that the loan amount has been reduced to half. So the subsidy also goes by half. He has not deposited any margin money. And we don't know whether his father and his brothers really were the loanees or not. They have never come forward. Neither during the investigation, nor during the trial. And he admits that he is defaulted. And there is no explanation by the investigating agency as to how these recorded conversations were tempered with, modified. Yes, Mr. Jain. I'll start from the last, my lord. As far as father and what they are saying that father and uncle were not examined before the court to for the purpose of proving the loan. So sanction of loan and payment are not in dispute in this case. आप उनका क्रॉस एग्जामिनेशन देखें, उनका डिफेंस देखें जो उनने हिम्मत सिंह का किया है कंप्लेनेंट का. They have never disputed कि लोन सैंक्शन हुआ ही नहीं था. So सैंक्शन तो हुआ था बट आपने अकाउंट में पैसा नहीं आया. हाँ, क्योंकि अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है. ये जो अभी सर ने आर्ग्यू करा कि फादर और अंकल को एग्जामिन नहीं करा कि लोन उनको सैंक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, तो ये तो डिस्प्यूट में ही नहीं है ना. माय लॉर्ड टू मैं काइंडली सी PW3 इसका पैराग्राफ माय लॉर्ड आप मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ. ये 38 से लेके ये 47 तक यदि आप देखेंगे तो व्हाट स्टोरी इज कमिंग कि लोन तो सैंक्शन हो चुका था, पैसा बैंक में आ चुका था. द मैनेजर वाज रिक्वायर्ड टू डिस्पर्स द मनी एंड द प्रोसीजर वाज कि पहले 50% डिस्पर्स करेंगे और जो डीडी है वो सेलर के नाम से बनेगा. तो जब इसने कहा कि मैंने तो खरीद when he will deposit margin money and the insurance also. हाँ, वो ये प्रोसीजर था कि पहले एक मिनट, लोन डॉक्यूमेंट मेरे सामने है, आपके पास है. He applied for 8,40,000. ठीक है, out of which 15,000 is a margin money, 60,000 is a स्वयं की margin money, and बैंक से loan amount is 6,30,000. ठीक है, तो out of 8,04,000 only 50% was sanctioned, and out of which in proportionate he had to deposit this 30,000, and so he was not entitled to get all entire 4,25,000.
No, my lord, my So lord, he did not deposit all this amount my lord. and wanted to withdraw all 4,25,000 and making allegation that manager is demanding money. Yes, my lord. No, my lord, तो ये जो पूरे 4.25 लाख रुपए की जो मांग की ये जो कह रहे हैं, आप यदि ये देखेंगे पैराग्राफ 38 से लेके 43 तक, तो व्हाट स्टोरी इज कमिंग कि लोन सैंक्शन हो चुका था और प्रोसीजर ये था कि सेलर के नाम से डीडी बनेगा, 50% पहले डिसबर्स होगा, सेलर के नाम से डीडी बनेगा, आप 50% खरीद के आप भैंसे खरीद के लेके आओगे, उसके बाद में बाकी का आपको डिसबर्स होगा। तो मतलब इसमें हिम्मत सिंह ने कहा कि मैंने तो भैंसे खरीद ली हैं और उसकी रसीदें आपको दे दी हैं, तो उसके बदले में उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप भैंसों के फोटो लगा देना, ये आया है इसमें एविडेंस में, आप भैंसों के फोटो लगा देना और ये लोन जो है आपके नाम पे सेलर के नाम पे नहीं आपके नाम पर डिसबर्स हो जाएगा। और ये चीज इससे कोरोबोरेट हो रही है माय लॉर्ड कि जिस दिन ये ट्रैप हुआ उस दिन ये लोन का जो अमाउंट था वो डिसबर्स हो गया। यदि ये चीज स्कीम के मुताबिक डिसबर्स नहीं हो सकती थी तो ये डिसबर्स कैसे करी? व्हाट इज द मीनिंग? डिसबर्समेंट का कौन सा डॉक्यूमेंट है? मतलब अकाउंट ये स्टेटमेंट तो है ये अभी साहब ने भी आर्ग्यू करा, एक जमा हुआ बैंक में, डिसबर्स नहीं हुआ। डिसबर्स नहीं हुआ भाई, डोंट आर्ग्यू ऑफ अच्छा दैट। ठीक है, वो मैंने साहब के इसमें से अरे आपने बैंक स्टेटमेंट ही सीज नहीं किया ना, उसके केवल पासबुक का फ्रंट पेज लगाया हुआ है। वो भी सेविंग्स बैंक का है सर। मतलब so my lord, the receipts they have not disputed the receipts before the sanctioning authority. Now my lord, this whole story is getting corroborated from the transcript my lord. आप दोनों ट्रांसक्रिप्ट यदि देखेंगे, एक my lord में kindly see transcript which is exhibit P27 and P28। आपका कंप्लेनेंट भी बहुत क्लीन इमेज से आया हुआ था। नहीं ये कंप्लेंट मतलब ये सब जितने अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ नहीं है, इनको सब पता है, बहुत होशियार है। वो होशियार खुद ही यार अपने कन्वर्सेशन में कि हमारा मकान बन जाएगा, आप एक पहली किस निकाल दोगे तो पूरी वो पहले केस जो निकालने की बात हो रही है वो क्यों हो रही है माय लॉर्ड? क्योंकि लोन सैंक्शन होने के बाद में भैंसे खरीदनी थी, इसने भैंसे खरीद ली, तो जो भैंसे खरीद ली है उसका पैसा तो इसको मिलेगा, वो सेलर को नहीं मिलेगा। आप स्कीम पूरी डिस्कस हुई है क्रॉस एग्जामिनेशन में, उसकी रसीद लगाना पड़ेगी ना। हाँ रसीद लगाइए ना, जिसमें नाम नहीं है उसका। हाँ ये रसीद को डिस्प्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि रसीद नहीं लगाई है। रसीद एग्जिबिट No, this is P37. There is loan file, page 9 to 13. नाम ही नहीं है, The date तो के उसी लिए नाम के नहीं लिए है। हमने कहा था Black. कि आप फोटो ना डेट है ना नाम। नहीं उसमें वो एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन में आया है कि आप फोटो अरे साहब, मैनेजर सामने कहा था। बताइए प्रॉब्लम बताइए। जी सर, कहीं नहीं, एक मिनट कहीं आपको सर बता दूं, बस एक एक मिनट मिनट श्रीवास्तव सर, उनको लेट हिम आर्ग्यू। तो ये आया है कि आप फोटो लगा देना उनके भैंसों के, ये आया है ना। मतलब एज फार एज ऑल दिस डिस्कशन इज कंसर्न, पेंडेंसी ऑफ वर्क, मोटिव एंड एवरीथिंग इज कंसर्न, सो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल the court has examined whether the motive was available to the appellant or not. So court has said yes, आपके बैंक में पैसा आ चुका था, आपसे डिस्कशन हो रहा था इसको डीडी बना के डिसबर्स करने का, तो कोई मोटिव डॉक्यूमेंट नहीं कि था, बैंक में पैसा आ गया, केवल सैंक्शन हुआ था बस। सैंक्शन हुआ था, तो आपको लोन डिसबर्स करना था मैनेजर, तो मोटिव वाज अवेलेबल। नाउ माय लॉर्ड, एज फार एज डिमांड इज कंसर्न, आफ्टर मोटिव डिमांड इज कंसर्न, दैट इज गेटिंग प्रूव फ्रॉम द डिस्कशन इटसेल्फ माय लॉर्ड। क्योंकि ये गांव के लोग हैं, कागजों पर उतने पक्के नहीं भी हों, बट ये जो डिस्कशन है इसमें एवरीथिंग इज क्लियर कि पहले 30,000 रुपये मांगे गए, फिर डिस्कशन हुआ, आप देखेंगे इसके पेज नंबर 2 पे। अरे भाई वो उसमें सब वो मार्जिन मनी वो सब इंक्लूडेड है, वो इसका खुद ही कह रहा समझा करो, नियम कानून के विरुद्ध हम नहीं जा सकते, नौकरी फंसती है और पैसा तो मार्जिन मनी का जमा करना पड़ेगा। हाँ तो उसको मेरा एक हम्बल सबमिशन ये है कि यदि कोई पैसा बैंक में जमा होना है तो वो रिटायर्ड बाबू के हाथ में देंगे या फिर काउंटर पे जाके जमा कराएंगे। ये इस तरीके से ये डिफेंस जो लेके आते हैं, ये दिस इज ऑल आफ्टर थॉट, इट्स ऑल आफ्टर थॉट कि बाबू के हाथ में क्यों देंगे पैसा और मैनेजर से जाके बात क्यों होगी। आप माय लॉर्ड में काइंडली सी एग्जिबिट P27 एंड कभी P28। गांव की ब्रांच गए आप? आई एम सॉरी मैडम, गांव की ब्रांच में गए कभी? नहीं मालूम। वहाँ एक रूम की होती है, वहीं मैनेजर के वहीं बैठे रहते हैं, वो बाबू से कहते हैं ये पैसा लो जमा कर देना इनके अकाउंट में। मैनेजर का चैम्बर अलग था, वो आया कि मैनेजर की चैम्बर में जाके बात हुई थी ना। माय लॉर्ड में काइंडली सी कि ये पेज नंबर 2 जो है ट्रांसक्रिप्ट का, पहली वाली ट्रांसक्रिप्ट का, उसमें आया है कि ये पूरा डिस्कशन आया कि पहले कितने में बात हुई, 30 में बात हुई थी,
30 दे देना आप, तो 5 लाख की सब्सिडी भी है इसमें। और फिर अच्छा, ये वो बात वाला में आया कि सेकंड कन्वर्सेशन कौन सा एग्जिबिट? एग्जिबिट P40 होना चाहिए माय लॉर्ड। आई जस्ट कंफर्म माय लॉर्ड। P40 P40 हाँ, P40 में दोनों एक्यूज से डिस्कशन हुआ है। पहले ये पैसा लेके मैनेजर के केबिन में गए, मैनेजर के केबिन में कई सारे, पहले इसमें P27 इसलिए बता रहा था क्योंकि मैनेजर ने कहा था कि रिप्रेजेंट अपीलांट कि आप वो एक्यूज को पैसा दे देना। ये पहले ही कन्वर्सेशन बात आ चुकी है। सेकेंड कन्वर्सेशन में माय लॉर्ड आप देखेंगे P40 ठीक है। ये पहले मैनेजर से मिलने गए, आरोपी ने कहा आ गए, तो दी कंप्लेनेंट सेड जी सर। फिर ये दूसरे लोगों से बातचीत होने लग गई, तो फिर आवेदक ने रूप सिंह के नाम से है जो लोन की बात हो रही थी वो, और फिर ये गए और सह आरोपी दी एक्यूज नंबर 2 सह आरोपी ने कहा दे, आवेदक ने कहा 25,000 हैं, और ये यहाँ पर ये आया है कि ये मिल गया पेज नंबर 2 का है हमारा। ऊपर का डिस्कशन प्रेजेंट अपीलांट से है, और जो नीचे का डिस्कशन है जो मनी ट्रांसफर किया है तो वो को एक्यूज से है। तो जिस दिन ये पैसा दिया गया उस दिन भी ये वहाँ जाके मैनेजर से मिले, और फिर सह आरोपी उसको लेके गया, 25,000 रुपये लिए। और आप यदि ट्रैप का देखेंगे तो ट्रैप में भी ये आया है कि सह आरोपी ने जब पैसे ले लिए, इसने बाहर आके इशारा किया, टीम अंदर गई, उन्हें सह आरोपी को पकड़ा, और फिर उन सबको लेके ये बैंक मैनेजर के कैबिन में भी गए, मतलब प्रेजेंट अपीलांट के कैबिन में गए। अरे भाई, इसमें आरोपी ने कहा बैठ जाइए मैं डीडी बनाता हूँ। हाँ, और उसी दिन डीडी बनाने के लिए पैसा लाए थे वो। नहीं तो फिर उसका दोबारा कहा डीडी बनेगा, फिर दोबारा पूछे बोला हाँ डीडी बनेगा इसका, मतलब डीडी के पैसे दिए हैं। नहीं इसीलिए ये आप वो नीरजा दत्ता का सेकंड जजमेंट पढ़िए, वो उसी पॉइंट पे है। मैं एक बार देख लेता हूं। देख लेता क्या वो, आपको ये सब जजमेंट तो देखे होने चाहिए, अपडेट है वो। हर केस के आफ्टर फुल बेंच रेफरेंस नीरज दत्ता केस वाज डिसाइडेड, उसमें इसी ग्राउंड पे एक्विटल हो गया, जो पैसे देने गया वो किसी और पर्पस के थे वो। मतलब ऐसा इनका डिफेंस, मतलब ऐसा ये डिफेंस प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। जिस कन्वर्सेशन को आप लाएगा उसी में लिखा है, वो कह रहा है मैं डीडी बनाता हूँ बैठो। हाँ, तो डीडी के लिए पैसे लाके दिए उसने। इसीलिए मैं पहले That's why he was trying to falsely implicate it. इसीलिए मैं आपको P27 पहले पढ़वा रहा था कि P27 में बैंक मैनेजर के सामने जब ये तीनों जने बात कर रहे हैं, बैंक मैनेजर, सह आरोपी और ये, तो ये बैंक मैनेजर के सामने बात हो रही है कि 30,000 रुपये की बात हुई थी, 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। फिर उसने कहा नहीं 30 नहीं दे पाऊंगा, तो 25 की बात हुई, 25 में फाइनल हुआ। फिर बात ये वही बैंक मैनेजर के सामने बात हो रही है, और ये उसमें डिस्कशन में आया है। और ये आप एक बार P27 मान लो देखेंगे तो उसमें डिस्कशन काफी क्लियर हो रहा है कि बैंक मैनेजर की ही just one thing, let him complete। आप बोलो। बस मतलब यही कह रहा था कि बैंक मैनेजर की उसमें P27 में पूरी संगनमतता आपको दिखेगी कि वो रिश्वत के पैसे मांग रहे हैं डिस्बर्स करने के लिए। उसमें वो सब क्लियरली आ रहा है कि आपका ही हम बनवा देंगे, और ये हो जाएगा 30,000 रुपये दे देना, 30 नहीं होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, 25 दे देना। अच्छा, फिर 25 में बात फाइनल होगी। कंप्लेंट के बाद का कन्वर्सेशन का नेचर हमेशा अलग होता है, और कंप्लेंट के पहले का कन्वर्सेशन अलग होता है। कंप्लेनेंट के बाद में जिसमें कंप्लेनेंट इंटरेस्टेड होता है ना, फिर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ही पूछता है, उससे बार बार कहेगा पैसे की बात। नहीं इसमें तो रोज यही केस देख रहा है। तो वो कंप्लेंट के बाद जब उसको टेप दिया जाता है ना रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसका कन्वर्सेशन का नेचर ही अलग होता है, कि जिसमें वो चाहता है कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन इस पैसे के बारे में बात हो। क्योंकि उसको समझा के भेजा जाता है कि पैसे की बात होनी चाहिए। देखो नहीं तो उसमें आपका ट्यूटर एंड ट्रेंड कंप्लेंट कि आप ज्यादा से ज्यादा उससे निकलवाने की कोशिश करें। क्योंकि नहीं तो अदरवाइज केस दर्ज नहीं होता ना। बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें कंप्लेंट के पहले का कोई कन्वर्सेशन डिसबिलीव हो जाता है। प्राइवेट यदि उसमें है तो माइलॉट ने भी उसको डिसबिलीव किया कि ये प्राइवेट, ये सब पुराने केस है। वो जब हमने कहा था उसके बाद देखेंगे क्या हुआ। सर 17/2 को इन्होंने कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना बताते हैं, और ये दोपहर को 3 बजे के पहले हो गया, ये एडमिट करते हैं। अब आज उसकी मेमोरी कार्ड देखें, उसकी प्रॉपर्टीज में मॉडिफाइड है। वो मैं समझूंगा अपने आईटी से कि उसका चक्कर। सर शाम को 5:45 बजे ये मॉडिफाई हुई है। ये अच्छा 17 को इनको डीवीआर मिल गया, इनको मेमोरी कार्ड मिल गया, बैंक में दे दिया। वो 17 को सीज नहीं किया इन्होंने। ये कहता है 17 को सीज किया था, उसका कोई पंचनामा नहीं। काय में सील किया था वो नहीं, वो 19 तारीख को उसका ट्रांसक्रिप्ट बनता है। 2 दिन किस बात का वेट कर रहे हैं? ठीक है, मैं एक छोटा सा मतलब बताऊं, ये जो टाइम को लेके हर केस में कंफ्यूजन आता है, सारे केस में आता है कंफ्यूजन।
जो चिप रहती है मेमोरी कार्ड, उसमें टाइम चिप नहीं रहती है। टाइम चिप जो रहती है वो सिस्टम में रहती है, तो जिस भी सिस्टम में वो चिप लगाई जाएगी उसके हिसाब से टाइम मॉडिफाइड हो जाता है। यदि सिस्टम में टाइम गलत है मैटर डाटा बोलते तो हाँ ये सर, हैं मैटर डाटा। वो टाइम पंचिंग जो होती है वो सिस्टम की उससे होती है। तो यदि मेमोरी कार्ड जो है सॉरी डीवीआर जो है, डीवीआर में यदि टाइम गलत पड़ा हुआ है तो फिर मॉडिफाई क्यों किया भाई? एक्सेस की डेट समझ में वो आता है।